नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में पॉपुलर शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक पर लगा बैन हटाने का कोई प्लान नहीं है। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टिकटॉक के बैन को हटाने को लेकर किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। भारत सरकार ने 2020 के जून में नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए टिकटॉक सहित 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद जनवरी 2021 में टिकटॉक पर यह बैन परमानेंट कर दिया गया। भारत और चीन के बीच सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में पार्टनरशिप के सवाल पर वैष्णव ने कहा, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ग्लोबल वैल्यू चेन एक नेचुरल हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हम इस इंडस्ट्री के काम करने के तरीके का सम्मान करते हैं। जहां भी वैल्यू जोड़ी जाती है उसका फायदा हमारे लोगों और इंडस्ट्री को मिलना चाहिए। ज्यादातर पार्टनरशिप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के सेक्टर में है, जहां भारतीय मेकर्स चीनी कंपनियों के साथ टेक्नोलॉजी स्केल और लागत में फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। Practically every home today has many electronic appliances, whether it is smartphone, whether it is television, whether it is a fridge. There are so many electronics appliances which are used in our homes, in our day-to-day lives today, and many of the other things that we use, for example a scooter or a car, that also has lots of electronics in it. So reduction of rate on electronics appliances and electronics items is going to give a significant boost to the demand for all electronics items, and it will also help our aspirational families. Every family wants to upgrade from a smaller TV to a bigger TV, from a smaller car to a bigger car. Those aspirations are always there, from a old phone to new phone. So those aspirations will also be fulfilled much easier when the prices are lower. पिछले एक दशक में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बायो इकोनॉमिक्स में से एक बनकर उभरा है। 2014 के 10 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अब यह 165.7 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जिसने 3.89 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के जीडीपी में 4.25% का योगदान दिया है। 2030 तक 300 अरब अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य के साथ बायो इकोनॉमिक्स भारत की सतत विकास और इनोवेशन की यात्रा का एक मजबूत आधार बन रही है, जो बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इनोवेशंस, बायो मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ सर्विसेज में प्रगति से प्रेरित है। 2025 में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को हासिल किया गया है, जो निर्धारित समय से 5 साल पहले है। इससे किसानों की आय और विदेशी मुद्रा की बचत में बढ़ोतरी हुई है। भारत एक ग्लोबल वैक्सीन हब भी है, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट की हिस्सेदारी 2024 में बढ़कर 24% हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के प्लेटिनम जयंती समारोह में कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक प्रमुख आयाम ऐसी मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल का कम से कम असर पड़े। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था में एमएसएमईज का योगदान महत्वपूर्ण भी है और सराहनीय भी। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि ईईपीसी द्वारा एमएसएमईज के निर्यात को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप नई दिशा प्रदान की जाएगी और इसे नई शक्ति मिलेगी। मुझे बताया गया है कि ईईपीसी के लगभग 10,000 सदस्यों में 60% से अधिक माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। ये एंटरप्राइजेस बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान करती है। हमारी अर्थव्यवस्था में एमएसएमईज का योगदान महत्वपूर्ण भी है और सराहनीय भी। मुझे विश्वास है कि ईईपीसी द्वारा एमएसएमईज के निर्यात को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप नई दिशा प्रदान की जाएगी एवं नई शक्ति प्रदान की जाएगी। भारत दुनिया की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के लिए तैयार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह दावा करते हुए कहा कि आने वाले 2 से ढाई सालों में भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला है।
इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि 2014 में भारत दुनिया की 5 सबसे कमजोर इकोनॉमी था। अब आगे बढ़कर ये शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2-2.5 साल में भारत दुनिया की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाएगा। जिस प्रकार से ईपीसी ने गत 70 वर्षों में कहा $10 मिलियन का एक्सपोर्ट 1955 में करते थे, आज बढ़कर $116 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। आगे चलकर बड़े लक्ष्य के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर और आगे बढ़ेगा। पीयूष गोयल ने हाल के आर्थिक प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले क्वार्टर में भारत की जीडीपी में 7.8% की वृद्धि हुई, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि 2047 तक भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। गोयल ने कहा कि जीएसटी सुधार बहुत व्यापक हैं। सरलीकरण और दरों में कटौती से देश की अर्थव्यवस्था और आगे बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे, लोग ज्यादा खर्च करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक वास्तविक रूप में पहुंचे। अमेरिका के टैरिफ विवाद से बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया बेहतर व्यापार और निवेश के लिए स्थिर और अनुकूल वातावरण चाहती है। जयशंकर ने कहा कि आर्थिक तौर तरीके निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी को लाभ पहुंचाने वाले होने चाहिए। वर्चुअल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत का मजबूती से मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के खुले, निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण जैसे मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा की जानी चाहिए। ये शिखर सम्मेलन ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा द्वारा अमेरिका की व्यापार और टैरिफ नीतियों के कारण पैदा हुए व्यापार व्यवधानों पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। जयशंकर ने कहा कि दुनिया आज व्यापार और निवेश के लिए स्थिर और अनुकूल वातावरण की तलाश कर रही है। ये जरूरी है कि आर्थिक तौर तरीके निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी को फायदा पहुंचाने वाले हों। In the face of these challenges, the multilateral system appears to be failing the world. That so many serious stresses are being left unaddressed is understandably having consequences for the global order itself. It is this cumulative concern that BRICS is now discussing. Excellencies, the members of BRICS represent a broad diversity of societies who are nevertheless deeply affected by these developments. Even in the past, our endeavor has been to find common ground between our respective national policies and to act on that basis. Today, the focus is on stabilizing the international economy and the world order. But it is equally essential that we turn our attention to ongoing conflicts, not least because they have direct developmental and supply chain implications. जयशंकर ने कहा कि जब व्यापार में कई तरह से अड़चनें खड़ी हों तो हमारा उद्देश्य इसे ऐसे झटकों से बचाना होना चाहिए। जहां तक भारत का संबंध है, हमारा व्यापार घाटा ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ सबसे ज्यादा है। हम जल्दी ही इसके समाधान के लिए कोशिश कर रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह एहसास आज की बैठक से निकलने वाले निष्कर्षों में शामिल होगा। There are multiple disruptions. Our objective should be to proof it against such shocks. That means creating more resilient, reliable, redundant, and shorter supply chains. Not just that, it is also essential that we democratize manufacturing and production and encourage their growth in different geographies. Progress in that regard will contribute to regional self-sufficiency and relieve anxieties at times of uncertainties. Your Highness, Excellencies, trade patterns and market access are today prominent issues in the global economic discourse. The world requires constructive and cooperative approaches to promote trade that is sustainable. Increasing barriers and complicating transactions will not help. Neither would the linking of trade measures to non-trade matters. The BRICS itself can set an example by reviewing trade flows among its member states,
Where India is concerned, some of our biggest deficits are with BRICS partners, and we've been pressing for expeditious solutions. We hope that this realization will be part of the takeaways from today's meeting. जयशंकर ने शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और समूह के कई और नेताओं ने भाग लिया। गोल्ड ईटीएफ में अगस्त के महीने में 23.3 करोड़ डॉलर का निवेश आया है। ये जुलाई 2025 के 13.9 करोड़ डॉलर की तुलना में 67% ज्यादा है। ये लगातार चौथा महीना है जब गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट आया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार इस पूरे साल में गोल्ड ईटीएफ में 1.23 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया। 2024 में ये इन्वेस्टमेंट 1.29 अरब डॉलर था। दुनिया भर में गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टर तेजी से पैसा लगा रहे हैं। अगस्त में वैश्विक गोल्ड ईटीएफ में 5.5 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया था। एम्बर ग्रुप की सहायक कंपनी इल्जिन इलेक्ट्रॉनिक्स को क्रिस कैपिटल और इनक्रेड ग्रोथ पार्टनर्स फंड 1 से कुल 1200 करोड़ रुपए का निवेश मिला है। इसमें क्रिस कैपिटल का 1100 करोड़ और इनक्रेड पीई का 100 करोड़ है। ये निवेश इल्जिन की ऑर्गेनिक और अधिग्रहण आधारित वृद्धि को तेज करेगा। कंपनी ने पहली बार इतना बड़ा फंड जुटाया है। इससे कंपनी अपनी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और रणनीतिक अधिग्रहण के जरिए बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करेगी। एचडीएफसी बैंक ने चुनिंदा अवधि वाले कर्जों की ब्याज दरों में 0.05% की कटौती की है। इसके बाद बैंक की ब्याज दर अब 8.55% से 8.75% के बीच हो गई है। 6 महीने और 1 साल की दर 8.7 से घटकर 8.65% हो गई है, जबकि 2 साल की दर भी 8.75 से घटकर 8.7% हो गई है। 3 साल के कर्ज की ब्याज दर 8.75% ही बनी रहेगी। गौरतलब है कि फरवरी से जून के बीच आरबीआई ने रेपो दर में 1% की कटौती की थी। अमेरिकी मीडिया दिग्गज रूपर्ट मर्डोक के परिवार ने उनकी मृत्यु के बाद अपने मीडिया साम्राज्य के नियंत्रण पर समझौता कर लिया है। अब फॉक्स न्यूज के संचालन में कोई बदलाव नहीं होगा। 94 साल के मर्डोक के उत्तराधिकारी के रूप में उनके बेटे लेचलन मर्डोक को फॉक्स कॉर्प पर नियंत्रण मिलेगा। ट्रस्ट के तहत लेचलन के साथ उनकी छोटी बहनें ग्रेस और क्लोए भी शामिल होंगी। वहीं 3 बड़े भाई बहन प्रूडेंस मैक्लियोड, एलिजाबेथ मर्डोक और जेम्स मर्डोक ने नियंत्रण का दावा छोड़ दिया और बदले में 3.3 अरब अमेरिकी डॉलर के शेयर हासिल किए। टैरिफ से प्रभावित एक्सपोर्टर्स की मदद के लिए सरकार एक पैकेज पर काम कर रही है। निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन के लिए कई विभागों से बात हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संबंधित विभागों या मंत्रालयों के साथ इस असर को साझा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम विभागों से सुझाव ले रहे हैं। उन निर्यातकों की मदद के लिए कुछ योजना भी बनाई जा रही है जो टैरिफ से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हमें यह आकलन नहीं मिल जाता, ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इसका कितना असर होगा। इसलिए हर संबंधित मंत्रालय अपने स्टेक होल्डर्स के साथ बात कर रहा है। उच्च आयात शुल्क से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में कपड़ा, वस्त्र, रत्न और आभूषण, झींगा, चमड़ा और जूते, पशु उत्पाद, केमिकल और विद्युत और यांत्रिक मशीनरी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। फार्मास्यूटिकल, एनर्जी प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जैसे क्षेत्र अभी टैरिफ के दायरे से बाहर हैं। ये थे कॉर्पोरेट जगत के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.